नमस्कार। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 13 जिसका टाइटल है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी और इसका सब टाइटल है पॉइजनिंग इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन। तो सरल शब्दों में कहें तो इस चैप्टर में हम खून और यूरिन से जुड़ी बीमारियों की स्टडी यानी पैथोलॉजी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे। चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर के सिलेबस या की टॉपिक्स क्या-क्या हैं। हमारा पहला टॉपिक है लिम्फोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, देयर रोल इन हेल्थ एंड डिजीज। इसका मतलब है कि हम ये समझेंगे कि लिम्फोसाइट्स और प्लेटलेट्स का हमारी सेहत और बीमारियों में क्या रोल होता है। दूसरा टॉपिक है एरिथ्रोसाइट्स, एबनॉर्मल सेल्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। इसमें हम रेड ब्लड सेल्स के जो अलग अलग असामान्य आकार होते हैं उनके बारे में और उनके महत्व के बारे में जानेंगे। और तीसरा टॉपिक है नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन एंड देयर सिग्निफिकेंस, यानी हम यूरिन में पाए जाने वाले सामान्य और असामान्य घटकों और बीमारियों का पता लगाने में उनके क्या महत्व हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। अच्छा, तो इस पूरे चैप्टर में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं, उसका एजेंडा कुछ इस तरह से रहेगा। सबसे पहले हम ब्लड पैथोलॉजी का एक परिचय लेंगे कि यह होता क्या है। उसके बाद हम लिम्फोसाइट्स और प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। फिर हम रेड ब्लड सेल्स को समझेंगे। इसके बाद हम यूरिन पैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे और आखिर में यूरिनालिसिस की जो पूरी प्रक्रिया है उसे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए अपने पहले सेक्शन के साथ शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन टू ब्लड पैथोलॉजी। इसमें हम ये जानेंगे कि खून के कौन-कौन से घटक होते हैं और उनसे जुड़ी बीमारियों की स्टडी को कैसे समझा जाता है। तो ब्लड पैथोलॉजी आखिर है क्या? चलिए इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। द पैथोलॉजी ऑफ ब्लड इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ द सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड देयर इंटरैक्शंस। इसका मतलब ये है कि ब्लड पैथोलॉजी में हम खून के अंदर जो सेल्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस सेल्स एंड प्लाज्मा which contains nutrients, hormones, electrolytes and other vital components that are essential for the body's normal functioning। इसका मतलब है कि हमारा जो खून है वो कई तरह के सेल्स और प्लाज्मा से मिलकर बना है और इस प्लाज्मा में पोषक तत्व, हार्मोन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसी कई ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो शरीर को ठीक से काम करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। Any abnormality in the composition or function of these components can lead to a wide range of medical conditions। यानी अगर इन घटकों की बनावट में या इनके काम करने के तरीके में कोई भी गड़बड़ी आ जाए तो उससे कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। चलिए कुछ आम ब्लड डिसऑर्डर्स को देखते हैं। पहला है अनीमिया, अ कंडीशन इन विच द बॉडी डज नॉट हैव इनफ रेड ब्लड सेल्स कॉजिंग फटीग एंड वीकनेस। देखिए, अनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर के अंदर रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है और इसी वजह से व्यक्ति को थकान और कमजोरी महसूस होती है। दूसरा है ल्यूकीमिया, a type of cancer that affects the blood and bone marrow, leading to an overproduction of abnormal white blood cells। ल्यूकीमिया ये एक तरह का कैंसर है जो हमारे खून और बोन मैरो पर असर डालता है। इसमें होता यह है कि असामान्य वाइट ब्लड सेल्स ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगते हैं। और तीसरा है हीमोफीलिया, a genetic disorder that causes the blood to clot abnormally, leading to excessive bleeding। हीमोफीलिया एक जेनेटिक यानी आनुवंशिक बीमारी है। इसमें खून का थक्का ठीक से नहीं जमता और इस वजह से चोट लगने पर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। चलिए अब हम अपने दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। इस हिस्से में हम समझेंगे कि हमारे इम्यून सिस्टम में और खून के जमने की प्रक्रिया में इनकी क्या भूमिका होती है। तो सबसे पहले लिम्फोसाइट्स के रोल को समझते हैं। Lymphocytes are a type of white blood cell that plays a crucial role in the immune system। इसका मतलब है कि lymphocytes एक तरह के white blood cells हैं जो हमारे immune system यानी शरीर की बीमारियों से लड़ने की जो प्रणाली है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। They are responsible for identifying and attacking foreign substances such as viruses, bacteria and cancer cells। देखिए, इनका काम शरीर में बाहर से आने वाले पदार्थ जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया और कैंसर सेल्स को पहचानना और फिर उन पर हमला करना है। अब इस डायग्राम में देखिए, लिम्फोसाइट्स के दो मुख्य प्रकार होते हैं। एक होते हैं बी सेल्स और दूसरे टी सेल्स। पहले बी सेल्स को समझते हैं। बी सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज दैट हेल्प आइडेंटिफाई एंड न्यूट्रलाइज पैथोजेंस। यानी बी सेल्स का काम है एंटीबॉडीज बनाना जो बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं को पहचानने और उन्हें बेअसर करने में मदद करती हैं। When a B cell encounters a foreign substance, it produces the specific antibody that binds to the pathogen and signals other immune cells to destroy it। जब कोई B सेल किसी बाहरी पदार्थ यानी पैथोजन के संपर्क में आता है तो वो एक खास तरह की एंटीबॉडी बनाता है जो उस कीटाणु से जाकर चिपक जाती है
और फिर दूसरे इम्यून सेल्स को सिग्नल देती है कि आकर इसे नष्ट कर दो। अब देखते हैं टी सेल्स को। T cells play a variety of roles in the immune system, including recognizing and destroying infected cells, regulating the immune response, and helping B cells produce antibodies. T cells हमारे इम्यून सिस्टम में कई तरह के काम करते हैं, जैसे जो कोशिकाएं इन्फेक्शन का शिकार हो चुकी हैं, उनको पहचान कर नष्ट करना, इम्यून रिस्पॉन्स को कंट्रोल में रखना और B cells को एंटीबॉडी बनाने में मदद करना। अच्छा, अब बात करते हैं लिम्फोसाइट एब्नॉर्मैलिटीज की। Abnormalities in lymphocytes can lead to various diseases such as lymphoma, leukemia and autoimmune disorders. इसका सीधा सा मतलब है कि अगर lymphocytes में कोई भी गड़बड़ी आ जाए तो उससे लिम्फोमा, ल्यूकीमिया और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जैसी कई बीमारियां हो सकती हैं। चलिए इन दोनों में क्या अंतर है ये समझते हैं। एक तरफ है लिम्फोमा एंड ल्यूकीमिया। These are cancers that affect lymphocytes. ये दोनों ऐसे कैंसर हैं जो सीधे सीधे हमारे लिम्फोसाइट्स पर ही असर करते हैं। और दूसरी तरफ हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, occur when the immune system mistakenly attacks the body's own cells and tissues. ये बीमारियां तब होती हैं जब हमारा इम्यून सिस्टम गलती से हमारे शरीर की अपनी ही स्वस्थ कोशिकाओं और टिश्यूज पर हमला करना शुरू कर देता है। अब हम प्लेटलेट्स के रोल को समझेंगे, जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स आर स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ सेल्स दैट हेल्प द ब्लड क्लॉट टू स्टॉप ब्लीडिंग। प्लेटलेट्स असल में कोशिकाओं के बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो ब्लीडिंग को रोकने के लिए खून का थक्का जमाने में मदद करते हैं। दे आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो एंड सर्क्युलेट इन द ब्लड। ये हमारे बोन मैरो में बनते हैं और फिर खून में घूमते रहते हैं। इस फ्लो चार्ट से हम खून का थक्का जमने की पूरी प्रक्रिया को बहुत आसानी से स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। देखिए, पहला स्टेप है ब्लड वेसल इज डैमेज्ड। मान लीजिए किसी वजह से हमारी खून की नली को चोट लग गई। दूसरा स्टेप, प्लेटलेट्स रश टू द साइट। जैसे ही ऐसा होता है, प्लेटलेट्स तुरंत उस चोट वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। तीसरा स्टेप, स्टिक टुगेदर। वे वहां पहुंचकर एक दूसरे से चिपकना शुरू कर देते हैं। और चौथा स्टेप, फॉर्म अ प्लग टू स्टॉप द ब्लीडिंग। और आखिर में वे सब मिलकर एक प्लग जैसा बना लेते हैं जिससे खून का बहना रुक जाता है। तो इस तरह से प्लेटलेट्स हमें चोट लगने पर ब्लीडिंग से बचाते हैं। अब देखते हैं कि प्लेटलेट के फंक्शन में क्या-क्या असामान्यताएं हो सकती हैं, यानी एब्नॉर्मैलिटीज इन प्लेटलेट फंक्शन। इन्हें हम दो मुख्य भागों में बांट सकते हैं। पहला है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। इसका मतलब है इम्पेयर्ड एबिलिटी टू क्लॉट, यानी खून का थक्का जमने की जो क्षमता है उसमें कमी आ जाना। इसके उदाहरण हैं हीमोफीलिया और वॉन विलेब्रैंड डिजीज। दीज आर इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स, यानी ये दोनों जेनेटिक बीमारियां हैं जो माता पिता से बच्चों में आती हैं। दूसरा प्रकार है थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर्स। इसका मतलब है क्लॉट्स फॉर्म इन वेन्स एंड ट्रैवल। इस केस में क्या होता है कि खून के थक्के बेवजह ही नसों के अंदर बनने लगते हैं और वहां से टूटकर खून के साथ शरीर के दूसरे हिस्सों में पहुंच सकते हैं, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके उदाहरण हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। occur when blood clots form in the veins and travel to other parts of the body, leading to serious complications. ये तब होते हैं जब नसों में खून के थक्के बन जाते हैं और शरीर के दूसरे हिस्सों में पहुंचकर बहुत गंभीर समस्याएं पैदा कर देते हैं। चलिए अब हम अपने तीसरे सेक्शन पर आते हैं, अंडरस्टैंडिंग रेड ब्लड सेल्स। इसमें हम रेड ब्लड सेल्स के काम, उनके अलग अलग आकार और उनके महत्व को अच्छे से समझेंगे। इस स्लाइड में हम एरिथ्रोसाइट्स के बारे में जानेंगे। रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट्स आर द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। यानी रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, हमारे खून में सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाने वाले सेल्स होते हैं। अब देखते हैं इनका मेन फंक्शन क्या है। पहला, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी टिश्यूज, यानी इनका काम फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर उसे शरीर के सभी टिश्यूज तक पहुंचाना है। दूसरा, कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज बैक टू द लंग्स, और फिर टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लाना ताकि वो शरीर से बाहर निकल सके। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ शेप की। The shape of RBCs is an important characteristic that can provide information about a person's health status. देखिए, रेड ब्लड सेल्स का आकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। सिर्फ इनके आकार को देखकर किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में काफी कुछ पता चल सकता है। Evaluated as part of a complete blood count CBC test to diagnose and monitor blood disorders. इसीलिए ब्लड डिसऑर्डर्स का पता लगाने और उन पर नजर रखने के लिए जो CBC टेस्ट होता है, उसमें इनके आकार की जांच भी की जाती है। अब हम रेड ब्लड सेल्स के कुछ सामान्य और असामान्य आकारों को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले नंबर 1, नॉर्मल आरबीसीज।
Normal RBCs have a biconcave shape with a flattened center, which increases their surface area for efficient gas exchange. एक जो सामान्य रेड ब्लड सेल होता है, उसका आकार बाइकॉन्केव होता है, मतलब ये दोनों तरफ से अंदर की ओर थोड़ा पिचका हुआ होता है, और इसका जो सेंटर होता है वो चपटा होता है। इस खास आकार की वजह से गैस के आने जाने के लिए ज्यादा सरफेस एरिया मिलता है, एसेंशियल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। ये आकार ऑक्सीजन को ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए बहुत ही जरूरी है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। इसे ध्यान से देखिए, क्योंकि आगे हम जितने भी सेल्स देखेंगे उनकी तुलना हम इसी नॉर्मल सेल से करेंगे। अब देखते हैं नंबर 2, सिकल सेल शेप्ड RBCs हैव अ क्रेसेंट और सिकल शेप। इन सेल्स का आकार अर्धचंद्र या हंसिया जैसा होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिकल सेल एनीमिया, जेनेटिक डिसऑर्डर अफेक्टिंग हीमोग्लोबिन। ये आकार सिकल सेल एनीमिया की खास पहचान है, जो कि हीमोग्लोबिन को प्रभावित करने वाला एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। कैन कॉज ब्लॉकेजेस इन ब्लड वेसल्स लीडिंग टू पेन, ऑर्गन डैमेज एंड अदर कॉम्प्लिकेशंस। अपने इस अजीब आकार की वजह से ये सेल्स खून की पतली पतली नलियों में जाकर फंस सकते हैं और रुकावट पैदा कर सकते हैं, जिससे शरीर में दर्द, अंगों को नुकसान और दूसरी गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। Number 3. Schistocyte-shaped RBCs have an irregular shape and are fragmented due to physical damage, trauma or mechanical heart valves. इन सेल्स का कोई एक निश्चित आकार नहीं होता और ये टूटे-फूटे टुकड़ों जैसे दिखते हैं। ऐसा तब होता है जब ये किसी शारीरिक क्षति जैसे किसी चोट या मैकेनिकल हार्ट वॉल से टकराकर टूट जाते हैं। कैन कॉज हिमोलिसिस, अनीमिया एंड अदर ब्लड डिसऑर्डर्स। इन टूटे हुए सेल्स की वजह से हीमोलिसिस हो सकता है, जिसका मतलब है रेड ब्लड सेल्स का नष्ट होना। इससे एनीमिया और दूसरे ब्लड डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। अब देखते हैं कुछ और असामान्य आकार। Number 4. Target-shaped RBCs have a central dark spot surrounded by a lighter ring and an outer dark ring. इन सेल्स के बीच में एक गहरा धब्बा होता है, जिसके चारों ओर एक हल्का छल्ला और फिर एक बाहरी गहरा छल्ला होता है। ये दिखने में बिल्कुल एक शूटिंग टारगेट की तरह लगते हैं, इसीलिए इन्हें टारगेट सेल्स कहते हैं। कॉजेज आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, लिवर डिजीज, थैलेसीमिया। इसके कारण हो सकते हैं आयरन की कमी वाला अनीमिया, लिवर की कोई बीमारी या थैलेसीमिया। Number 5. Ovalocyte-shaped RBCs have an oval or elliptical shape. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इन सेल्स का आकार अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार होता है। Causes hereditary elliptocytosis, thalassemia and myelofibrosis. इसके कारण हो सकते हैं वंशानुगत इलिप्टोसाइटोसिस, थैलेसीमिया और माइलोफाइब्रोसिस जैसी बीमारियां। और नंबर 6. Teardrop-shaped RBCs have a teardrop or pear-shaped appearance. इन सेल्स का आकार आंसू की एक बूंद या नाशपाती जैसा होता है। कॉजेज थैलेसीमिया, माइलोफाइब्रोसिस। ये थैलेसीमिया और माइलोफाइब्रोसिस जैसी स्थितियों में देखे जाते हैं। अब देखिए, इन सभी अलग-अलग आकारों को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर यहाँ एक आसान तरीका दिया गया है, एक मिनोमोनिक SSTOT। चलिए इसे समझते हैं। S से सिकल, दूसरे S से शिस्टोसाइट, T से टारगेट, O से ओवलोसाइट और आखिरी T से टीयर ड्रॉप। ये एग्जाम के लिए एक बहुत ही अच्छी टिप है, इसे आप जरूर याद रखें। खून की पैथोलॉजी को समझने के बाद अब हम चैप्टर के दूसरे और आखिरी हिस्से की ओर चलते हैं। हमारा अगला सेक्शन है इंट्रोडक्शन टू यूरिन पैथोलॉजी। इसमें हम शरीर के एक प्रमुख वेस्ट प्रोडक्ट यानी यूरिन का विश्लेषण करेंगे। तो यूरिन की पैथोलॉजी क्या है? द पैथोलॉजी ऑफ यूरिन इन्वॉल्व्स द एनालिसिस ऑफ द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिन एंड द रिलेशनशिप टू डिजीज। इसका मतलब है कि यूरिन पैथोलॉजी वो स्टडी है जिसमें हम यूरिन के रासायनिक और भौतिक गुणों का विश्लेषण करते हैं और ये देखते हैं कि उनका बीमारियों से क्या संबंध है। यूरिन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द किडनीज एंड एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरिनरी सिस्टम। हम सब जानते हैं कि यूरिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारी किडनी द्वारा बनाया जाता है और फिर यूरिनरी सिस्टम के जरिए शरीर से बाहर निकाला जाता है। It contains a variety of components that can provide valuable diagnostic information when analyzed. इसमें कई तरह के घटक होते हैं और जब उनका विश्लेषण किया जाता है तो उनसे बीमारियों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। चलिए, अब हम इस चैप्टर के आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, द प्रोसेस ऑफ यूरिनालिसिस। इसमें हम यूरिन की जांच की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसे स्टेप बाय स्टेप और विस्तार से समझेंगे।
यूरिन की जांच को हम यूरिनालिसिस भी कहते हैं। The investigation of urine, urinalysis, is a medical test that evaluates the composition and properties of urine to diagnose various medical conditions. Urinalysis एक मेडिकल टेस्ट है जिसमें कई तरह की बीमारियों का पता लगाने के लिए यूरिन की बनावट और उसके गुणों की जांच की जाती है। इसका पहला स्टेप है 1. Physical examination includes the color, odor and appearance. इसमें यूरिन का रंग, उसकी गंध और वो कैसा दिखता है ये सब जांचा जाता है। इसको याद रखने के लिए आप शॉर्ट फॉर्म COA याद रख सकते हैं। कलर, ओडर, अपीयरेंस। नॉर्मल, पेल येलो, क्लियर, माइल्ड ओडर। एक सामान्य यूरिन हल्के पीले रंग का, साफ और बहुत हल्की गंध वाला होता है। एबनॉर्मल, क्लाउडी, स्ट्रॉन्ग ओडर और डिफरेंट कलर। वहीं अगर यूरिन असामान्य है तो वो धुंधला, तेज गंध वाला या किसी अलग रंग का हो सकता है। दूसरा स्टेप है 2. केमिकल एनालिसिस। अ डिप्स्टिक टेस्ट इज यूज्ड टू चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट केमिकल्स, ग्लूकोज, प्रोटीन, कीटोन्स, ब्लड एंड बिलीरुबिन। इसमें एक डिप्स्टिक टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि यूरिन में ग्लूकोज, प्रोटीन, कीटोन्स, खून और बिलीरुबिन जैसे केमिकल्स की मौजूदगी का पता लगाया जा सके। एबनॉर्मल रिजल्ट्स कैन इंडिकेट डायबिटीज, किडनी डिजीज और लिवर डिजीज। अगर इन टेस्ट के रिजल्ट्स असामान्य आते हैं तो ये डायबिटीज, किडनी की बीमारी या फिर लिवर की बीमारी का संकेत हो सकते हैं। फिजिकल और केमिकल जांच के बाद अगला कदम होता है माइक्रोस्कोपिक जांच। स्टेप 3. माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। द यूरिन सैंपल इज एग्जामिन्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल सेल्स, बैक्टीरिया, क्रिस्टल्स और अदर पार्टिकल्स। इसमें यूरिन के सैंपल को एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है ताकि उसमें मौजूद कोई भी असामान्य कोशिका, बैक्टीरिया, क्रिस्टल या दूसरे कणों का पता लगाया जा सके। डायग्नोसिस: यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, किडनी स्टोन्स और कैंसर। इस जांच से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, किडनी स्टोन या कैंसर जैसी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। स्टेप 4. कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्टिंग। If evidence of infection exists, this test identifies the type of bacteria causing the infection and determines the most effective antibiotic to treat it. अगर जांच में इन्फेक्शन का कोई सबूत मिलता है तो यह टेस्ट किया जाता है। इससे यह पता चलता है कि इन्फेक्शन किस बैक्टीरिया की वजह से हुआ है और उसके इलाज के लिए कौन सी एंटीबायोटिक सबसे असरदार रहेगी। स्टेप 5. यूरिन साइटोलॉजी। Microscopic examination of the urine to detect abnormal cells that may indicate bladder cancer or other urinary tract cancers. ये भी यूरिन की एक माइक्रोस्कोपिक जांच ही है, लेकिन इसमें खास तौर पर उन असामान्य कोशिकाओं को ढूंढा जाता है जो ब्लैडर कैंसर या यूरिनरी ट्रैक्ट के किसी और कैंसर का संकेत हो सकती हैं। और अब आते हैं आखिरी 2 स्टेप्स पर। स्टेप 6. 24-hour urine collection. This test involves collecting all urine produced in a 24-hour period. इस टेस्ट में मरीज को 24 घंटे की अवधि में जितना भी यूरिन होता है उसे इकट्ठा करना होता है। मेजर्स वॉल्यूम, कंपोजिशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। इससे कुछ खास पदार्थों की कुल मात्रा, उनकी बनावट और शरीर से उनके निकलने की दर को मापा जाता है। यूज्ड टू डायग्नोज किडनी डिसऑर्डर्स एंड अदर कंडीशंस। इसका उपयोग किडनी से जुड़ी बीमारियों और दूसरी स्थितियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। और स्टेप 7. स्टोन एनालिसिस। इफ अ पर्सन हैज किडनी स्टोन्स, the stones can be analyzed to determine their composition, which can help determine the cause and treatment. यदि किसी व्यक्ति को किडनी में पथरी है तो उस पथरी का विश्लेषण करके ये पता लगाया जाता है कि वो किस चीज से बनी है। इससे पथरी बनने का कारण और उसका सही इलाज तय करने में मदद मिलती है। तो ये थी हमारे चैप्टर 13 बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी की एक पूरी और विस्तृत व्याख्या। दिस कंक्लूड्स द स्टडी नोट्स फॉर चैप्टर 13 बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। हमने ब्लड पैथोलॉजी से शुरुआत की, फिर रेड ब्लड सेल्स के अलग अलग आकार को समझा और आखिर में यूरिन एनालिसिस के सभी जरूरी स्टेप्स को कवर किया। उम्मीद है कि इस पूरी व्याख्या से आपके सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे।